जैसे चंदा गोल गोल, दादाजी का चश्मा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी के पैसे गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, मैडम कहती सारी दुनिया गोलम गोल। जैसे चंदा गोल गोल, दादाजी का चश्मा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी के पैसे गोल, बच्चे कहते लड्डू गोल, मैडम कहती सारी दुनिया गोलम गोल। अरे, ये सारी आकृतियां तो वृत्ताकार हैं। वृत्ताकार आकृतियां? ये तो गोल हैं। अगर हम गोल आकृतियों को एक तल में देखते हैं तो वे वृत्त के आकार की होती हैं। ये वृत्त क्या होता है? वृत्त तल में एक बंद आकृति है जो उस तल पर स्थित ऐसे सभी बिंदुओं से बनी है जिनकी तल पर स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी है। अर्थात किसी तल में स्थित ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जो उसी तल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, वृत्त कहलाता है। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र तथा निश्चित दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। इसे R से प्रदर्शित क्यों करते हैं? क्योंकि त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं और रेडियस का पहला अक्षर R है। केंद्र से विपरीत दिशा में खींची गई दो त्रिज्याओं के योग को व्यास यानी डायमीटर कहते हैं। इसे D से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि डायमीटर का पहला अक्षर D है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। और वृत्त के इस अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? वृत्त के इस भाग को अंतः भाग अथवा अभ्यंतर यानी इंटीरियर तथा इस भाग को बहिर्भाग अथवा बाह्य भाग यानी एक्सटीरियर कहते हैं। अर्थात वृत्त किसी भी तल को दो भागों में विभाजित करता है, अंतःभाग और बहिर्भाग। नहीं, वृत्त किसी भी तल को तीन भागों में विभाजित करता है। पहला अंतःभाग, दूसरा बहिर्भाग और तीसरा वृत्त स्वयं। और इस बिंदु पथ को क्या कहते हैं? ये बिंदु पथ वृत्त का परिमाप होता है तथा इसे परिधि यानी सर्कमफ्रेंस कहते हैं। परिधि का मान विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्तों के लिए 2πr होता है तथा इसे C से प्रदर्शित करते हैं। परिधि का मान प्रत्येक वृत्त के लिए 2πr ही क्यों होता है? क्योंकि किसी भी वृत्त के लिए यदि हम परिधि तथा व्यास का अनुपात लेते हैं तो वो एक निश्चित मान 22/7 अथवा 3.14 के बराबर होता है। इस राशि को पाई कहते हैं अर्थात C बराबर D पाई और D होता है 2R अतः C बराबर होगा 2πr। क्या हम इस बिंदु पथ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला सकते हैं? हाँ, इस बिंदु पथ पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा यानी कॉर्ड कहते हैं।
वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। व्यास वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। यदि किसी जीवा को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है तो ये रेखाखंड रेखा में परिवर्तित हो जाता है, जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। हाँ, ये रेखा बिंदु ए तथा बी पर काट रही है। बिल्कुल सही। वो रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है छेदक रेखा कहलाती है, और यहाँ पर रेखा L छेदक रेखा है। अब यदि रेखा L के एक बिंदु A को स्थिर रखते हैं तथा B को वृत्त की परिधि पर A के नजदीक लाते हैं, तो एक स्थिति में बिंदु B व A एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और छेदक रेखा स्पर्श रेखा में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वो सरल रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर काटती है वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है, और वो बिंदु जिस पर रेखा वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु कहलाता है। चलो अब मैं और तुम ये सब एक रोचक विधि से करके देखते हैं। पहले एक तार लेते हैं तथा उसे वृत्त के आकार में मोड़ते हैं। अब इस बिंदु P पर एक सीधा तार AB इस प्रकार जोड़ते हैं कि तार AB तथा मुड़ा हुआ तार एक ही तल में हो। अब हम तार AB को वृत्ताकार तार पर इस प्रकार घुमाते हैं कि ये तार AB वृत्त को एक अन्य बिंदु Q पर भी काटे। इस समय ये APQB रेखा छेदक रेखा है। अब हम तार AB को इस प्रकार घुमाना प्रारंभ करते हैं कि ये बिंदु Q बिंदु P के समीप तथा और समीप आता जाए। लेकिन अब तो ये बिंदु Q बिंदु P के ऊपर ही आ गया। हाँ, जब ये बिंदु Q बिंदु P के संपाती हो जाता है तब APB रेखा वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा हो जाती है तथा बिंदु P स्पर्श बिंदु कहलाता है। यदि हम इस तार को और घुमाएं तो क्या होगा? अगर तार APB को और घुमाते जाएं, तो ये वृत्त को P के अतिरिक्त फिर से एक अन्य बिंदु Q पर भी काटेगा। इस समय ये BPQA रेखा पुनः छेदक रेखा बन रही है। अतः इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। अच्छा, अब ये बता कि हम एक बिंदु से एक ही वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? एक ही बिंदु से स्पर्श रेखाएं?
शाबाश, तुमने तो बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। स्पर्श रेखाओं की संख्या सदैव वृत्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति पर निर्भर करती है। वो कैसे? यदि बिंदु P वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त के इस बिंदु से होकर जाने वाली एक और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और अगर बिंदु P वृत्त के अंदर स्थित हो तो? ऐसी स्थिति में P से होकर जाने वाली कोई भी रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी और तब ये वृत्त की स्पर्श रेखा ना होकर वृत्त की छेदक रेखा होगी। अच्छा, तो हम वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। शाबाश, बिल्कुल सही। और यदि बिंदु P वृत्त के बाहर स्थित हो तो इस स्थिति में हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। देखो, यदि हम इस बिंदु P से वृत्त पर छेदक रेखा खींचें, तो ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटेगी तथा वृत्त की जीवा को दर्शाएगी। और जब ये जीवा केंद्र से होकर गुजरेगी, तब इस जीवा की अधिकतम लंबाई व्यास के बराबर होगी। और अगर हम इस छेदक रेखा को दोनों ओर व्यास से दूर लेते जाएं, तो जीवा की लंबाई व्यास से कम होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये छेदक रेखा स्पर्श रेखा में परिवर्तित हो जाएगी, अर्थात वृत्त के एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रमेय के अनुसार वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। L स्पर्श बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा है। हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा L लंब है त्रिज्या OP पर। इसे सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम रचना करते हैं जिसमें स्पर्श रेखा L पर कोई बिंदु Q लेते हैं तथा O और Q को मिलाते हैं। उपपत्ति: क्योंकि रेखा L वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा है, अर्थात स्पर्श बिंदु P के अतिरिक्त रेखा L के सभी बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हैं, अतः Q वृत्त के बाहर है, अतः OP छोटा है OQ से। इसी प्रकार ये सिद्ध किया जा सकता है कि O से रेखा L पर जितने रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, उनमें OP सबसे छोटा है और हम जानते हैं कि सभी रेखाखंडों में लंबिक रेखाखंड सबसे छोटा होता है, अतः OP लंब है रेखा L पर, अथवा रेखा L
लंब है ओपी पर। इस प्रमेय के अनुसार किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहां पर हमें एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र O है। वृत्त के बाहर एक बिंदु P है। P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB हैं और हमें सिद्ध करना है कि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर है, अर्थात PA बराबर है PB के। इसे सिद्ध करने के लिए OA, OB तथा OP को मिलाते हैं। उपपत्ति: त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में OA बराबर होगा OB के, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं। कोण PAO बराबर होगा कोण PBO, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है और OP बराबर है OP के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज PAO सर्वांग सम है त्रिभुज PBO के, और क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, अतः PA बराबर है PB के।